ओके चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। ये ऑलरेडी हमने सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर ही मैं डायरेक्टली अभी क्लैरिफाई करूंगा। ये दोनों चैप्टर यहाँ से फिफ्थ के अंदर मिक्स हो रहा है। व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ऑफ द एम कॉमर्स। ओके, अभी यहाँ से जो मेन पॉइंट था वो मेन पॉइंट का एमसीक्यू बना के आज हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो यू नो वेरी वेल। ओके, तो फर्स्ट टाइम हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जो मेन पॉइंट है वो रीडिंग करवाता है। रीडिंग करने के बाद उसके अंदर अभी एमसीक्यू कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्लैरिफाई करें, आपको पूछा गया व्हाट इज द डिसएडवांटेज और सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। तो इसके अंदर भी आपको यही क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी इश्यू कौन सा है। तो फर्स्ट ए कॉन्फिडेंशियल, बी इंटीग्रिटी, थर्ड ऑथोराइजेशन एंड नॉन रेपुटेशन। अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाता है। तो कॉन्फिडेंशियल के अंदर क्या होता है, ब्लैंक इज अनऑथोराइज्ड यूजर कैन नॉट बी रीड इट। और ऑप्शन आपको दिया होगा कॉन्फिडेंशियल, बी इंटीग्रिटी, सी ऑथोराइजेशन एंड नॉट रेपुटेशन। तो आंसर क्या आता है, कॉन्फिडेंशियल। सेम blank, it is ensured that information must not be accidentally and malicious alternative to tamper in transmit और ट्रांजिस्ट। ओके, ट्रांसमिट और ट्रांजिस्ट दोनों का मीनिंग होता है स्विच हो जाना। और कई टाइम ये वर्ड यहाँ पे स्विचिंग होता है। स्विचिंग करना मीन्स व्हाट, जैसे मैं मनी एटीएम से विड्रॉ कर रहा हूँ, वो एसएमएस मेरे पास ही होना चाहिए, कोई अनदर पर्सन के थ्रू या वो मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। दैट को फॉर इंटीग्रिटी। देन ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मीन्स व्हाट, उसके अंदर भी ऐसे ही था, जो पर्सन को पासवर्ड दिया है उसकी एप्लीकेशन या वेबसाइट ने, वही पर्सन वो वेबसाइट का यूज कर सके या प्रोफाइल ओपन कर पाए। ना डुप्लीकेशन मीन्स व्हाट, कोई भी मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन है लाइक ओटीपी है, उसको ओके डिने नहीं किया जाता है। जैसे वो ओटीपी आएगा तो 110% वो आएगा। ओके, थर्ड पर्सन ने एसएमएस भेजा है तो एनी हम आप तक वो टच होके ही जाएगा। और उसके अंदर आपको याद रखना है टीटीपी, ओके, ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी। ये सेम पॉइंट एसएसएल के अंदर भी आता है। तो ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट, इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स। इंटरनेट की सिक्योरिटी के अंदर मेन पॉइंट क्या आंसर होता है, जैसे मलिशियस कोड, उसके अंदर मेन जो पॉइंट है वो याद रखना है ईमेल। एम मेल के थ्रू ये मलिशियस कोड स्प्रेड होता है। उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ओके, एक आपका पूरा पीसी डैमेज हो जाएगा, आपके फाइल और जो इसके अंदर जो डेटा है उसको डिलीट भी हो सकता है। डैमेज मीन्स व्हाट, जैसे मैं यहाँ पे एक वीडियो है, वीडियो ओपन करने की ट्राई करता हूँ। देखिए मेरे लैपटॉप के अंदर बेस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, चेक करना। एक्चुअली वीडियो स्टार्ट होना चाहिए किसके अंदर, किसके अंदर ये सब वीडियो है, उसका प्रूफ है। मैं लास्ट में देखो MP4 लगाया हुआ। मैं जैसे ये वीडियो ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या देख आ रहा है, एरर। मेरे पीसी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायरस है। मैंने पूरा एक्सटेंशन चेंज कर दिया है। तो उसका सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके ओपन विद करिए और VLC करिए। वो एक प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ना, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर व्यूअर, वो चेंज करना पड़ेगा। तो कई ऐसे वायरस होता है वो पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज कर देते हैं। तो ये भी एक एक्चुअली मलिशियस कोड का ही पार्ट है। तो हमने उसका ग्राफिक और पिक्चर्स भी देखा, वो कैसे आपको डैमेज कर देता है। ओके, स्निफर। स्निफिंग के अंदर क्या होता है, मैंने आपको याद रखा था, स्कैनिंग करता है। वो डेटा क्या करता है, स्कैनर मशीन क्या करता है, आपके ई बुक या लॉगिन या पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड को स्कैन करता है, मीन्स रीड कर सकता है। याद रखना जो टेक्निकल वर्ड में समझा रहा हूँ ये चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट्स है। ओके मिस, ये रिवीजन है और इसके अंदर मैं जो आपको की पॉइंट दे रहा हूँ, की पॉइंट ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्नीफर के अंदर आपको पूछा जाता है व्हाट, ब्लैंक इज ए प्रोग्राम दैट इज इंटरनेट टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। ओके, तो स्नीफर है एग्जांपल। तो आपके मोबाइल के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, वो आपकी परमिशन है इसके लिए। विदाउट परमिशन थर्ड पर्सन है, जैसे आपके पेरेंट्स ने वो एप्लीकेशन डाल दी कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू और आपको मालूम ही नहीं है, कई ऐसे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है
आपके मोबाइल के अंदर डाल दे तो आपको उसका लोकेशन या उसका लोगो दिखाई नहीं देता, वो हाइड हो जाता है। लाइक अभी इमेजेस हाइड कर देते हो तो ऐसे कोई एप्लीकेशन का लोगो भी हाइड कर सकते हैं, नॉर्मल है, कॉमन सेंस है। ऐसे जो वायरस है वो आपके पेरेंट्स के लिए यूजफुल है, पर आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम वाला है, स्नीफर है वो। ओके, जो आपके मोबाइल में हाइड होके आपके जितनी भी डिटेल्स है, कन्वर्जेशन है, जो भी टाइप कर रहे हो, ईमेल आईडी आप लॉग इन कर रहे हो, कोई वेबसाइट की विजिट कर रहे हो, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा कन्वर्जेशन, पूरा किसको भेज देते हैं, उस स्नीफर का। बेस्ट एग्जांपल दूं, व्हाट्सएप के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, जो कन्वर्जेशन है हमारा व्हाट्सएप के अंदर, उसका भी हम बैकअप लेते हैं, पर वो बैकअप हम मैन्युअली लेते हैं हमारी परमिशन से। पर कई ऐसे सॉफ्टवेयर है वो ऑटो बैकअप भी होता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो 1 आवर्स के अंदर या 1 डेज या 1 वीक, 1 मंथ या 6 मंथ के अंदर वो ऑटोमेटिक बैकअप लिया जाता है। जो ऑटो बैकअप है, जो हमने उसका सेटअप किया है, ओके, विदाउट ये परमिशन किया जाए, उसको बोला जाता है स्नीफिंग। उसके बाद भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे डोज अटैक। डोज अटैक ऐसा अटैक है जो आपके व्हाट्सएप के अंदर 1000 मैसेज भेजा जाए, वो 1000 मैसेज के अंदर, ओके, आपका नेटवर्क क्या कर देता है, जाम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डोज अटैक, अटैक करेगा तो देखो, आपने देखा होगा कि वॉर होता है तो बॉम्ब एक या दो नहीं छोड़ा जाता, कंटिन्यू ओके फोर्स किया जाता है। इससे क्या बेनिफिट और इससे क्या, जैसे कई टाइम क्या होता है, मैं जानबूझ के हैकर क्या करते हैं, आपके ऊपर मोबाइल के अंदर 1000 SMS भेज देते हैं, और आपका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है या बैटरी डाउन होने लगेगी, और आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आपका माइंड वो सब रेडी करने में होता है, तब तक वो बैकग्राउंड के अंदर कहीं डेटा आपके लॉस करके या कॉपी पेस्ट करके चला जाता है। पर आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, डोज अटैक वो आपके पीसी को शट डाउन करते हैं। मीन्स आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो शट डाउन करेगा, अदरवाइज नेटवर्क जाम कर देता है। ओके, या नेटवर्क को डाउन कर देता है। नेटवर्क डाउन मीन्स व्हाट, आपने देखा होगा एटीएम मशीन के अंदर कई टाइम ऐसा होता है, नेटवर्क इज डाउन, मीन्स आपका इंटरनेट का कनेक्शन, जो एटीएम मशीन है और सर्वर के बीच में जो केबल है, उसका कनेक्शन प्रॉपर वे में नहीं है। ओके, ये सब भी उसका भी यूज है। कई टाइम बैंकिंग के अंदर मोस्टली हैकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो ये भी हमने कर दिया। साइबर वैलिडिज्म, देखो उसके एक हिंदी वर्ड है साइबर वैलिडिज्म का, जंगली। जंगली का काम होता है तोड़फोड़ करना, पर यहाँ पे जो हम ये एम कॉमर्स की बात करें, वो किसको तोड़फोड़ करता है, वेबसाइट को तोड़फोड़ करेगा। आप लोग सर कैसे वेबसाइट को तोड़फोड़, जैसे गूगल का लोगो, ओके, और उसका बैकग्राउंड देखिए, दोनों में डिफरेंट है कलर। जैसे बैकग्राउंड है व्हाइट है, गूगल का लोगो ब्लू कलर जैसा है, ओके, बट हैकर कोडिंग का यूज करके जो टेक्स्ट का कलर है या फॉन्ट का कलर है वो भी व्हाइट कर देगा। जो सामने पर्सन है जो वेबसाइट की विजिट करेगा, उसको तो सब व्हाइट ही व्हाइट दिखेगा, एक्चुअली वो व्हाइट नहीं है, उसके बैकग्राउंड में डिटेल है। ओके, दूसरा एग्जांपल दो, फेसबुक के अंदर, ओके, या कोई फोटोग्राफ है, आप फोटो देखोगे तो आपको लगेगा ये मैं खुद हूं, मेरी तो ऐसी कोई, तो हो सकता है आपकी इमेजेस के अंदर कोई चेंजेस कर दो, जो आपकी इमेजेस को तोड़फोड़ किया ना, तोड़फोड़ मीन्स आपका फ्रेंड मीन्स आपका फेस हटा के दूसरे का फेस रख देते हैं, और इतना ग्राफिक के अंदर ओके चेंजेस कर देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद है स्नूफिंग। ओके, स्नीफिंग इसमें स्कैन करने का, स्नूफिंग के अंदर आईपी याद रखने का, उसके अंदर आईपी एड्रेस, आपके सामने जो रियल वेबसाइट की जगह पे फेक वेबसाइट रख दिया जाता है। तो ये सब के अंदर मोस्ट टाइम भी है, एक ही पॉइंट में मिनिमम 5 या 6 टाइम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई नो वेरी वेल मैं आपको कौन सी स्पीड से चला रहा हूँ, कैसे पॉइंट क्लैरिफाई, तो ये सब समझना। आईपी, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वेबसाइट ओपन हो रहे हैं वो विदाउट आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हैकर क्या करते हैं, आपके पास जो ओरिजिनल वेबसाइट आनी चाहिए वो ओरिजिनल की जगह पे दूसरी फेक वेबसाइट रख देते हैं, और आपको लुक वाइज सेम टू सेम दिखता है। जैसे हमने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया, आपने देखा है, ओके, आपको सब कुछ सेम जैसे ही फॉर्म जैसे ही दिखेगा। और अभी आपको चैप्टर 1 के अंदर मैंने फॉर्म बनाने के नॉलेज दिया, और आपको ग्राफिक अच्छा है तो आपको सेम टू सेम, ओके, जीमेल अकाउंट या फेसबुक का लॉगिन पेज बना सकते हो। और आपके फ्रेंड को बोलोगे तो नॉर्मल पर्सन जो होगा 8 या 9 स्टैंडर्ड के अंदर जो होगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा ये ओरिजिनल है या फेक है। और ये काम होता है स्निफिंग और स्नूफिंग का। स्निफिंग के अंदर स्कैन कर लेता है, एससी याद रखेगा, यहाँ पे एसपी याद रखने का, आईपी अटेंशन को। एग्जाम के अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है जिस्वान। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी लर्न कर लिया है।
उसका डोमेन नेम सेम जैसा है, जैसे फेसबुक और एफबी दोनों सेम जैसा दिखते हैं, पर कई पर्सन ने डोमेन नेम चेंज कर दिए होते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम चलाया जाता है। ये सबको रोका कैसे जाता है, उसके ऊपर ब्रेक कैसे लगाया जाए, उसके अंदर सिक्योरिटी मेजर। सबसे फर्स्ट है एंटीवायरस। तो हमने एंटीवायरस के बारे में, कोई अटैक कर रहा है या कोई ऐसे वायरस आ रहे हैं या थ्रेड्स आ रहे हैं, उसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए ये एंटीवायरस कंपलसरी होना चाहिए। एंटीवायरस की टू वैरायटी है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन मीन्स व्हाट, जो पर्सन कंटिन्यूस इंटरनेट के साथ एक्टिविटी करते हैं, राइट, शेयर मार्केट का बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं, ओके, वो टाइप का यूज है, उसको बोला जाता है ऑनलाइन। उसके बाद है ओके शेयर मार्केट का बिजनेस। अभी देखो शेयर मार्केट का बिजनेस 24 आवर्स ऑनलाइन ही चलेगा। ऑनलाइन चलने के टाइम ओके कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। ओके तो ये उसका यूज रहेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए एंटीवायरस इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस के लॉट्स ऑफ वैरायटी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इन्फॉर्म किया। एंटीवायरस डेली, वायरस हर रोज बनते हैं, उसके सामने एंटीवायरस को डेली अपडेट भी करना पड़ता है। इसके लिए इंटरनेट चाहिए। जो ऑफलाइन है तो उसको 1 मंथ 1 टाइम, ऑनलाइन है उसको डेली, क्योंकि वो डेली इंटरनेट के साथ ज्वाइंट है। उसके बाद सेकंड न्यूज है फायरवॉल। एंटीवायरस के बाद है फायरवॉल। फायरवॉल के टू वैरायटी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स व्हाट, हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, जैसे आपके घर पे राउटर है, आपने देखा होगा इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड के साथ ज्वाइंट है, और आपके घर पे जो इंटरनेट है वो अलग होता है। आपके मोबाइल का वायरस ओके पूरे वर्ल्ड के अंदर ना जाए, पूरे वर्ल्ड के वायरस आपके मोबाइल के अंदर ना आ जाए, उसके बीच में फायरवॉल का डिवाइस। तो हमने देखा फायरवॉल के अंदर टू वैरायटी है। ओके फायरवॉल के अंदर मैंने जो आपको क्लैरिफाई किया, एक बीच में एक इंटरफियर है। जैसे लैन मीन्स लोकल एरिया, लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो बाहर के जो वायरस है, बाहर के जो वायरस है वो आपके घर के अंदर ना चला जाए, उसके बीच में फायरवॉल होता है। फायरवॉल भी टू वैरायटी है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट एंड हार्डवेयर मीन्स व्हाट, जो आपके ब्राउजर के साथ ज्वाइंट है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था ब्राउजर के अंदर क्या फायरवॉल होता है, वो मोस्टली हमारे पीसी के अंदर ऑफ होता है, पर आप ओरिजिनल वायरस डाल एंटीवायरस एंटर कर रहे हो तो फायरवॉल एक्टिव होता है। वो आपको वार्निंग भी देते हैं। इसके लिए मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब भी हम कोई स्क्रिप्ट एक्टिवेट करते हैं तो आपको वहां पे अलाउड करना पड़ता है। जो अलाउड नहीं करोगे तब तक जावास्क्रिप्ट पे एरर नहीं आ रहा है, वो फायरवॉल का सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। तो फायरवॉल का एक अच्छा सा मेन है, इसमें लैन वैन, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट है जो आपके घर तक ज्वाइंट है, बीच में से एक डिवाइस होता है। यहाँ पे कहीं भी ऐसे अटैकर कोई भी वायरस यहाँ पे अटैक करेंगे तो आपके लैन के अंदर वो एंट्री नहीं होगा, क्योंकि बीच में फायरवॉल में से पास होता है। उसको मालूम पड़ेगा 1000 मैसेज आ रहा है तो उसको 1 बाय 1 भेजेगा, जिससे आपका नेटवर्क डाउन ना हो जाए, स्पीड डाउन ना हो जाए। सेकंड, कोई हैकर अटैक करे तो मालूम पड़ेगा रोज ये 5 या 6 डिवाइस ही ज्वाइंट होते हैं, नया डिवाइस कहाँ से आया। ओके इसके लिए उसके ऊपर चेक करेगा और उसको ब्लॉक कर देते, जैसे हम व्हाट्सएप या किसी में ओके कोई फ्रेंड को ब्लॉक करते हैं, ऐसे फायरवॉल में भी एक ऑप्शन है। एग्जांपल दो, मेरे घर पे यहाँ पे वाईफाई है, वाईफाई के अंदर 5 डिवाइस मैंने कनेक्ट किया है और 7 डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, तो हम वो डिवाइस को क्लिक करके हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वो नेक्स्ट टाइम उसका आईपी एड्रेस है, कभी भी हमारे यहाँ पे घर के इंटरनेट के अंदर वो एंट्री नहीं कर सकता। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए यहाँ पे फायरवॉल भी रखा हुआ है। उसके बाद उसके एडवांटेज देखे। इसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था और मैंने सर्टिफिकेट भी दिया था। जैसे एक आईडी कार्ड है, जैसे सॉफ्टवेयर को, ये सॉफ्टवेयर एक्सपायर होने वाला है, 1 ईयर चलने वाला है, ये डेली अपडेट क्या होता है, ये ऑथोराइज पर्सन हो। जैसे मैं एंटीवायरस परचेज करता हूँ, मैं एंटीवायरस परचेज किसके पास है, वो कंपनी के पास से नहीं लेता, कोई ऑथोराइज डीलर है, कोई शॉप के पास से लेता हूँ, मुझको कास्पर चाहिए। पर जब भी कोई एंटीवायरस के अंदर अपडेट आता है तो वो शॉपकीपर नहीं देता, एंटीवायरस लाइव इंटरनेट से चलता है। तो वो जो ऑनलाइन चल रहा है तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा ये एंटीवायरस के वो मेरा क्लाइंट है या फेक क्लाइंट है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है, उसके पास होना चाहिए डिजिटल सर्टिफिकेट, CA बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन। इसमें डिजिटल कंटेंट का होल्डर नेम आता है, सीरियल की होता है, एक्सपायर डेट है, कॉपीराइट है, सब कुछ उसके अंदर क्लैरिफाई हो जाता है। मीन्स आप लीगली उस सॉफ्टवेयर का या वायरस का या एंटीवायरस का आप यूजर हो, हम पायरेटेड यूजर नहीं है। वो डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर सब इंफॉर्मेशन होती है। ओके ये क्लैरिफाई करने के बाद हमने लर्न किया क्रिप्टोग्राफी।
तो क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, जो एक्चुअली है वो आपको दिखता नहीं है। ओके, आप बोलोगे कि सर कैसे, एग्जांपल हमने लास्ट टाइम दिखा था, जो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेन टेक्स्ट। आपका एक पासवर्ड है हाउ आर यू, ये आपका ओरिजिनल पासवर्ड है। बट जब इंटरनेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है, तो उसमें हाउ आर यू के अंदर 1+ करके आता है। जैसे एच का आई बन जाएगा, ओ का पी बन जाएगा, डब्ल्यू का एक्स बनेगा। जो बीच में से कोई हैकर अटैक करेगा या उसको हैक करने की ट्राई, जैसे हमने स्नूफिंग की बात की, वो रिकॉर्डिंग करता है। जब रिकॉर्डिंग करेगा ना, उसके पास हाउ आर यू पासवर्ड नहीं जाएगा, उसके पास IPXB जाएगा। वो एक्चुअली हमारा राइट पासवर्ड तो है ही नहीं। बट जो पर्सन उसका ऑथोराइजेशन है, जो एक्चुअली मैं उसको पासवर्ड भेजना चाहता हूँ, ओके, वो पर्सन वापस उसको -1 करके हाउ आर यू सेंड जाएगा। समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छा समझा। मैं ATM कार्ड स्वैप करता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने पासवर्ड राइट डाला है, ओके, 1 2 3 4। पर जो वो केबल के थ्रू जा रहा है, बीच में से कोई हैकर या स्नीफर कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले, ये पर्सन का वायरस है, तो वो 1 2 3 4 का हो सकता है 1 का 2 कर दे, 2 का 3 कर दे, 3 का 4 कर दे और 4 का 5 करे। तो उसके पास जो पासवर्ड हैकर है, उसके पास राइट पासवर्ड नहीं जाएगा। बट वो पर्सन जो मैं कार्ड स्वैप करके जो बैंक के सर्वर के पास जाना चाहिए, ये पर्सन ने जो कार्ड स्वैप किया है, वो वही उसका ऑनर है। वो चेक करने के लिए उसको वापस -1 कर देगा। जैसे 2 है उसका 1 कर देगा, 3 है उसका 2 करेगा। ये जो है उस सिस्टम को हम क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट बोला जाता है, उसको बोलते हैं स्नीफर। उसमें +1 का यूज है। नेक्स्ट है SSL। मोस्ट टाइम भी एग्जाम के अंदर एवरी ईयर SSL का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। अभी हमने देखा भाई स्नीफिंग के अंदर, और उसमें आईपी एड्रेस चेंज करके आपके सामने फेक वेबसाइट रख दिया जाता है। ओके, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट को चेक करने के लिए एक SSL नाम का लेयर बनाया है, वो नेटस्केप कंपनी ने डिजाइन किया है। ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मींस व्हाट, जैसे HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो एक प्रोटोकॉल HTTP का टॉप लेवल है। देखो यहाँ पे एग्जाम के अंदर दो, ये न्यू वर्जन है। HTTP आगे हो तो आपको ऐसे समझना है, ये राइट पासवर्ड है, गवर्नमेंट का रजिस्टर है, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है। पर उसके ऊपर HTTPS हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर सॉकेट लेयर। मींस ये मोर ट्रस्टेबल वेबसाइट है HTTP से ज्यादा। और क्यों? जैसे HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML5, ऐसे आपको पूछा गया HTTP का न्यू वर्जन कौन सा है? HTTPS, और S का फुल फॉर्म है SSL। ओके, क्यों? उसका रीजन है, कोई जितनी भी बैंकिंग वेबसाइट है उसके अंदर जो हम ऑनलाइन बैंकिंग की, जैसे M कॉमर्स का यूज करते हैं या नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो आपका नेट बैंकिंग का यूजर एंड पासवर्ड जो होता है ना, उसको सिक्योर रखने के लिए वो वेबसाइट को कंपलसरी HTTPS से ओके आगे लगाया जाता है, जिसे एक भी हैकर उसको हैकिंग करने की ट्राई करेगा तो नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अभी तक आपका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, फेसबुक वेबसाइट नहीं, क्योंकि फेसबुक वेबसाइट के आगे HTTPS है, पर अकाउंट के आगे जब आप प्रोफाइल बनाते हो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। और प्लस आप सामने से पासवर्ड या यूजर नेम या कुछ भी XYZ हैकिंग करने के की मेथड है, उसके थ्रू आप हैकिंग कर लेते हैं, इसके बाद ही ये सब पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है HTTPS का, याद रखना। और लीगली इश्यू ऑफ द ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, अभी ऑनलाइन ये सब मैं कुछ रख रहा हूँ, जैसे मेरे पास नॉलेज है, मेरे वीडियो है, सब कुछ मैं ऑनलाइन डे बाय डे अभी अपलोड करते ही जा रहा हूँ। पर मेरे पास उसकी प्रायोरिटी क्या है, ये मैंने बनाया। जैसे मैं कोई अच्छा सा ड्राइंग कर रहा हूँ, तो ऐसे तो क्या होगा कि ये मेरा ड्राइंग है, कल उठ के कोई भी ऐसे बोल सकते सर ये तो मेरा भी है। ओके, एम कॉमर्स के अंदर कोई फ्रॉड भी कर सकता है आपके साथ, तो उसका प्रूफ क्या है? इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक IT लॉ बनाया है, IT एक्ट बनाया है। उसके अंदर ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स उसके ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे हमने अभी एक एक्ट का यूज किया, भाई ओवरऑल इंडिया के अंदर चाइनीज एप्लीकेशन बैन होनी चाहिए। ये बैन होने का एक्ट है ना, वो IT एक्ट के और लॉ के हिसाब से ही जाना चाहिए, अदरवाइज वो रूल्स डिजाइन नहीं कर सकते, मीन्स एक्ट को फॉलो नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, जो IT एक्ट के अंदर क्या बनाया हुआ है, जो भी IT एक्सपर्ट है वो ऐसे चेक करेंगे और उसके पास प्रूफ होगा। जैसे चाइनीज एप्लीकेशन के थ्रू क्या हो रहा था, जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल यंग जनरेशन है उसके डेटा ओके वो IT एक्ट के थ्रू मीन चाइनीज एप्लीकेशन चुरा के उसका मिसयूज कर रहे थे। आप सर मिसयूज कैसे हो सकता है?
ओके, आपका माइंड डाइवर्ट करता है, माइंड वॉश करता है। जैसे एक मैं रियलिटी आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये जब ऑनलाइन टिकटॉक में वीडियो बनाते थे ना, तो हमारे यहाँ पे जितने भी इंडियन यंग स्टूडेंट है, यंग पर्सन है, एक तो स्टडी में उसका फोकस नहीं चल रहा था, सेकंड स्टडी के साथ साथ उसके अंदर क्या हो रहा था, जितने भी यंग जो पर्सन है उसका फेस या उसकी प्रोफाइल के थ्रू वापस चाइनीज एप्लीकेशन उसको एडवर्टाइज ही भेजते हैं। ओके, नेगेटिव थॉट्स होता है, नेगेटिव उसमें वीडियो होते हैं, जिससे आपका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आपको जो काम करना चाहिए, आपकी ड्यूटी है, वहां से फोकस चला जाता है। ओके, आपने देखा होगा टिकटॉक के अंदर वो जानबूझ के टी शर्ट, ओके, बड़े बड़े स्टार बनाने की ट्राई कर रहे हैं, और आप देखोगे उसमें टॉप लेवल का कोई भी पर्सन नहीं है। तो ये सब एक्टिविटी से हमारे इंडियन जो यंग जनरेशन है वो पूरा डाइवर्ट हो रहे थे। सेकंड, ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर ये सबको स्टॉप करने के लिए जैसे मैंने रूल्स बनाए हैं, उसके अंदर क्या रूल्स है, सिक्योरिटी को प्रॉब्लम, इसमें सबसे फर्स्ट है कॉपीराइट। तो मैंने बोला कॉपीराइट किसमें मोस्टली लगाया जाता है, जो ऑथोराइज है, ऑथोराइज जैसे बुक है, सॉफ्टवेयर है, उसको कोई डुप्लीकेट ना कर पाए, उसका कॉपी ना कर पाए, इसके लिए ये उसके ऊपर आगे सी लगाया जाता है। सी का मीनिंग होता है कॉपीराइट, मीन्स मेरे थॉट्स है, कोई आर्टिकल है, वो मेरे जैसा आप नहीं बना सकते। जैसे ब्लॉग के अंदर भी ऐसा रूल्स है, मैंने एक जो ब्लॉग बना दिया तो मेरे जैसा दूसरा कोई ऐसा ब्लॉग नहीं बना सकता, कॉपीराइट का यूज है। ओके, नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर क्या होता है, ट्रेडमार्क मोस्टली लोगों के ऊपर होता है, उसके अंदर टीएम एसएम एंड आर लिखा जाता है। एग्जाम के लिए अंदर ये इंपॉर्टेंट है। टीएम मीन्स ट्रेडमार्क, एसएम मीन्स साइन मार्क, और आर फॉर रजिस्टर। अभी जैसे एग्जांपल, मैं मैगडी जैसा लोगो मैं खुद बना के मैं रजिस्टर करवाता हूँ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को मालूम होगा। ओके, ये पूरी प्रोसेस है, उसके एडवोकेट अलग होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल, मैं ऑडी का लोगो मेरी कार के अंदर नहीं लगा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर है, आपके ऊपर वो ओके क्लेम कर सकते हैं। ओके, मैगडी का लोगो आप नॉर्मल शॉप के ऊपर या कोई रेस्टोरेंट के ऊपर नहीं लगा सकते, उस क्यों, वो रजिस्टर है। रजिस्टर का मीनिंग होता है, उसकी पूरी प्रोसेस है, पहले हम ट्रेडमार्क करते हैं। ट्रेडमार्क मीन्स व्हाट, ये मेरा लोगो है, मैं पूरे वर्ल्ड में इसको ब्रांड बनाना चाहता हूँ। उसके बाद इसमें रजिस्टर्ड लोगो, वो पूरे वर्ल्ड में चेक करेगा आपके जैसे और कोई लोगो तो नहीं है, नहीं है, इसके बाद ही आपका लोगो रजिस्टर होता है। और रजिस्टर करने के बाद आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इंटरनेट में वो लोगो आप ऐड कर सकते हो, एक ब्रांड बन जाती है जिसका, क्योंकि आपको मालूम है भाई ऑनलाइन में लॉट्स ऑफ ऐसी प्रोडक्ट फर्स्ट कॉपी में भी मिल रही है, वो सब क्राइम ना हो जाए, कोई कस्टमर को कोई मिस फैक्ट प्रोडक्ट ना मिल जाए। ओके, कॉपीराइट का वहां पे यूज ना हो जाए, इसके लिए ट्रेडमार्क लगाना कंपलसरी है। इसके लिए आप देखना कहीं ऐसे नाम होते हैं ना ऑनलाइन, आप देखोगे तो वो जैसे ब्रांड कंपनी के से एक वर्ड चेंज कर देते हैं। ओके, पूमा नहीं होगा, पीमा होगा, नॉर्मल पर्सन को मालूम नहीं पड़ेगा, लोगो भी उसके जैसा दिखेगा, ब्रांड भी है, पर उसका स्पेलिंग चेंज है तो चलता है, पर पूरा पूमा का पॉइंट नहीं होता। लोगो है तो नॉर्मल शेड या कलर चेंज कर देते हैं तो भी वो अलग बन जाता है। इसके बाद डोमेन नेम डिस्प्यूट, डोमेन नेम का एक अलग से मैंने आपको बोला, जैसे गोडैडी के अंदर होता है, सेम जैसे नेम होता है, इसके लिए पूरे वर्ल्ड में डोमेन नेम डिफरेंट होता है। देखो पूरे वर्ल्ड में मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका ईमेल आईडी भी यूनिक है, जैसे मेरा ईमेल आईडी एक बार बना दिया, ओके, हार्दिक सर, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हार्दिक सर नाम का कोई और डोमेन नेम नहीं बना सकता, मीन्स ईमेल आईडी नहीं बना सकता। ऐसे वेबसाइट के अंदर www.google.com एक बार गूगल का हो गया, तो उसके जैसे सिमिलर कोई वेबसाइट नहीं बना सकता। इनकेस कोई बनाने की ट्राई करता है, ओके, तो उसके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाता है, हो सकती है उसकी वेबसाइट बैंड हो सकती है, ओके, लॉक लगाता है, वो पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है, ओके, आईटी एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे ये एक यूज हो जाता है। अभी दूसरा तो ये सब तो ठीक है, अभी ये सब मैंने नॉर्मल कॉपीराइट का लोगों की बात की, पर अभी उसके अंदर से भी लॉट्स ऑफ चीजें, पूरे हमने 11th के अंदर मल्टीमीडिया के बारे में समझा। मैं अभी मेरा वॉइस सेल कर सकता हूँ, मेरे इमेजेस में क्लिक करके रख सकता हूँ, मेरे वीडियो बना सकता हूँ यूट्यूब के अंदर, ये सब कुछ रख सकता हूँ, पर वो मेरा है, मैंने वो डिजाइन किया, मैंने सॉन्ग कंपोज किया है, वो ड्राइंग मेरा है, उसका प्रूफ क्या है, उसके लिए ओके आपकी प्रॉपर्टी है, जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी है, यूट्यूब के वीडियो मेरे है तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो उसका मेन प्रूफ क्या है। तो ऑनलाइन के अंदर ये सबके लिए एक स्टीरियोग्राफी है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, स्टीरियोग्राफी के अंदर क्या होता है, वो आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने के मीन्स व्हाट, इंटरनेट में आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और इसके अंदर चेंजेस करना अलाउड नहीं है।
वो है स्टीरियोग्राफी। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है स्टीरियोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ द हाइडिंग द इंफॉर्मेशन विद इन द अदर इंफॉर्मेशन। जैसे ये बुक है ना, मैं बुक का एग्जांपल देता हूँ आपको। ये बुक की मैं डिटेल के बारे में देखूंगा प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये सब जनरल डिटेल है। ओके, ये सब डिटेल्स है, ये मैं चेंजेस करना अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे कोई चेंज, हाँ, देख सकता हूँ ये कितने एमबी की है, कितने साइज है, इसके बाइट कितने हैं, साइज क्या है, ये सब तो ठीक है, पर उसके अलावा और कोई मुझको रिक्वायर चेंजेस करना अलाउड नहीं है। ओके, तो ये जनरल डिटेल के अंदर ऐसे ही है। कोई भी यहाँ पे कोई यूट्यूब का वीडियो है या कोई भी डिटेल्स है, उसके अंदर यही सब ऑप्शंस अलाउड होता है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो इसको क्या बोला जाता है? स्टीरियोग्राफी। स्टीरियोग्राफी मीन्स अवॉइड करना, छुपाना, हाइडिंग करना। ओके, आपको क्या लगता है ये इमेजेस है, ये पीडीएफ मुझको दिखाई दे रहा है, वो पीडीएफ है? नो, उसके बैकग्राउंड में जीरो नहीं है, वो मुझको बुक जैसा दिखाई दे रहा है, पर कंप्यूटर को तो एक ही लैंग्वेज समझ में, जीरो। ओके, तो ये यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, प्लेन टेक्स्ट है, क्रिप्टोग्राफी है। प्लेन टेक्स्ट है मीन्स व्हाट, आपके लिए हाउ आर यू है, पर क्रिप्टोग्राफी में वो हाउ आर यू वर्ड आपको नहीं दिखेगा। ओके, जो ये जो सीक्वेंस है उसको क्या बोला जाता है? स्टीरियोग्राफी। हाइडिंग द इंफॉर्मेशन, डिजिटल वाटरमार्क। ओके, डिजिटल वाटरमार्क्स मीन्स व्हाट, मैं कोई भी इमेजेस ओपन करता हूँ, मेरे पास कोई चेंजेस किया हुआ इमेजेस हो, ओके, यस, ओके, ये इमेजेस है, उसकी प्रॉपर्टी में मैं चेक करूंगा ना, तो ये सब डिटेल में चेंज नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मेरे कंप्यूटर से जो मैंने बनाया है, ऑनर है ना, मिडल का ये वाटर मार्क है, इमेजेस है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये सब डिटेल्स अवेलेबल है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। आप डबल क्लिक करोगे, कुछ भी करोगे, वहां पे अलाउड नहीं है। तो ये सबको क्या बोला जाता है? डिजिटल वाटरमार्क। जैसे कोई पेंटर है, वो खुद का पेंटिंग करने के बाद बॉटम साइड उसका नाम लिख देता है। ओके, आपने देखा होगा कोई क्लासेस के डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बीच में ऐसा बुक मार्क होता है। क्या होता है? बुक मार्क। तो ये है क्या एक्चुअली बुक मार्क? तो उसका मेन न्यूज है। एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे ये मेरा पीडीएफ फाइल है, ओके, ये मेरा पीडीएफ फाइल है, उसके अंदर ये वाटर मार्क है, तो मैं ये चेंजेस नहीं करने का अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे फोटो के अंदर भी ऐसे ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। आप ओनली फॉर व्यू कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसकी पूरी ऑथेंटिकेशन मेरे हाथ में है। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूँ? तो ये है डिजिटल वाटरमार्क। द वाटरमार्क ऑफ द डिजिटल कोड इज इंसर्ट इन द डिजिटल इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। उसमें एक डिजिटल आइडेंटिफाई होता है, उसका नाम, ये किसने बनाया। ओके, आप उसका यूज कर सकते हो, पर इसको चेंजेस करना अलाउड नहीं है। आप कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हो ना, ऑडियो या वीडियो यूट्यूब से, उसके अंदर उसका खुद का एक मोनोपोली होता है, वो नॉर्मल पर्सन आप देख नहीं सकते। उसको बोला जाता है डिजिटल वाटरमार्क। उसके बाद है पेमेंट सिस्टम। ओके, एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इनकेस मालूम है, विजुअल डिजिटल वाटरमार्क कैन बी एडेड, GIMP। नाम मालूम, देखा है किसी ने? एमएनसी दर्शन, ये 11th के अंदर आता था। कोई भी इमेजेस को चेंज करना हो, कोई भी इमेजेस को चेंज करना हो, तो GIMP नाम का सॉफ्टवेयर है। कौन से सॉफ्टवेयर है? GIMP नाम का। एग्जांपल दे रहा हूं, देखो, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ 11 का बेस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ये 11 का चैप्टर्स है, उसमें मैं आपको इमेज के पॉइंट में चले जाता हूँ। जो स्टूडेंट ने 11 के अंदर स्टडी किया होगा, अभी भी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट अभी 11 के अंदर थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है, तो उसको अंदर समझ में आए। अभी आप ठीक है क्लासेस के ऊपर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। दिख रहा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम? यस सर। ओके, GIMP। ये कंसेप्ट वापस हमको 12th के अंदर भी आ रहा है। GIMP, ये फोटो एडिटर का उबुंटू का सॉफ्टवेयर है।
जिसमें आप इजीली बुकमार्क चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे पास अबाउट स्कैन है, ओके, कैम स्कैनर है, जो हम इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ये सब सॉफ्टवेयर है, उबुंटू के सॉफ्टवेयर है, GIMP। जैसे अबाउट फोटोशॉप है, MS पेंट है, ऐसे उबुंटू का सॉफ्टवेयर है GIMP। वो डिजिटल एग्जाम में पूछा, अ ब्लैंक इज अ डिजिटल वाटरमार्क कैन बी एडेड एनी इमेजेस इन फोटो एडिटेड टूल्स like A. MS Paint, B. GIMP, C. About Software, Photoshop, D. All of these। तो कंपलसरी आपको GIMP टिक करके आना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर ये सॉफ्टवेयर के बारे में मुझको नहीं मालूम है, वो आपकी प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली 11 का कंसेप्ट था। ओके, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड मेरे माइंड में जैसे है ना, वो आपको माइंड में भी सेट करवा दूंगा। ओके, अभी यहाँ पे पेमेंट करना है। अभी ई कॉमर्स या एम कॉमर्स में पेमेंट करने की सिस्टम तो एक जैसा ही है। आप लोग सर कैसे हैं, हम घर बैठे बैठे पेमेंट करते हैं, कभी बैंक में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से सब कंसेप्ट है ना, वो सब सिमिलर होने वाला है। ओके, इसके लिए मैं फोर्थ एंड फिफ्थ एवरी टाइम रिवाइज करता रहता। तो थर्ड चैप्टर डिफरेंट है, फोर्थ हाफ डिफरेंट है। ओके, इसके बाद फोर्थ के बाद जो फिफ्थ है वो डिफरेंट है, और फिफ्थ में हाफ चैप्टर से वापस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें पेमेंट कार्ड, जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड जैसे कार्ड होता है, पर इसके अंदर आपको क्लैरिफाई क्या करना है, ये क्रेडिट कार्ड क्या है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, क्रेडिट कार्ड के एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया है, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। ये दोनों कार्ड की वैरायटी। आप बोलोगे सर मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड में क्या डिफरेंट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल है और उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है, क्रेडिट की लिमिट डिफरेंट है। जिसके पास मास्टर कार्ड हो सकता है पर डे 20,000 ही विड्रॉ कर सकता है। हो सकता है वीजा कार्ड हो, ओके, उसको पर डे 1 लाख भी वो विड्रॉ कर सकता है एटीएम मशीन से ही। तो ये सब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ से जो नई डिटेल्स है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रेडिट कार्ड है सबको नहीं मिलता, मैंने लास्ट टाइम आपको इन्फॉर्म किया था। यहाँ पे 3 डेफिनेशन उसमें क्लैरिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं देखो, ये वीजा कार्ड है, यहाँ पे मैं समझाना, लास्ट टाइम ये नहीं हुआ था। ये वीजा कार्ड, ये दोनों के अंदर लिखा होता है। ये SBI का है, ओके, कोई ऐसे बैंक का अलग अलग क्रेडिट कार्ड है। आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मीन्स ATM कार्ड सेम जैसा दिखेगा, पर दोनों में डिफरेंट क्या है, तो हमने लास्ट टाइम समझाया था। तो यहाँ पे ध्यान है, अभी ये पॉइंट है कस्टमर विद द क्रेडिट कार्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझको यहाँ पे स्टोरी जैसे बनाना पड़ेगा। हम दर्शन को लेते हैं। दर्शन SBI बैंक का मैनेजर है, SBI बैंक का मैनेजर है, उसके बाद पूरी ब्रांच उसके हाथ में होता है। ओके, दर्शन का मैं कस्टमर हूं, हार्दिक सर है वो कस्टमर है। ओके, एक ध्यान रखना। और एक्वायर बैंक, देखना एक्वायर बैंक है, जैसे करण है, करण वो एक्वायर बैंक है। एक्वायर बैंक का मीनिंग क्या होता है, वो एक अलग से बैंक से वो अलग है, पर वो वॉच रखता है। एक्वायर बैंक समझता है। अभी क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है, क्यों ऐसा होता है, मैं एक डायग्राम समझाता हूँ। जैसे मैं एक अच्छा सा बिजनेसमैन हूँ, मेरे बैंक के अंदर मिनिमम 1 लाख तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैं ऐसे ही एवरी मंथ रखता हूँ, मेरे पास करंट अकाउंट भी है, और मेरे टाइम टू टाइम मैंने लोन पेमेंट कर दिया। तो दर्शन है जो SBI का मैनेजर है, मुझको सामने से फोन करेगा, ओके, और बोलेगा सर आप बैंक में आ जाइए, मैं आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करना चाहता हूँ, आप क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हो। तो मुझको मालूम ही नहीं है सर क्रेडिट क्या है। तो मुझको दर्शन समझेगा सर आप बैंक का ये वर्किंग आवर्स है 10 to 4, उसके बीच में आके मुझको पर्सनली मिल लेना। ओके, मैं गया दर्शन के पास, तो दर्शन मुझको समझा रहा है। अभी देखो, दर्शन मुझको ऐसे क्लैरिफाई कर रहा है, सर आप अभी तक मैंने आपके 1 ईयर तक रिकॉर्ड किया, आपके लोन पेमेंट टाइम टू टाइम है, अपने चेक कभी बाउंस नहीं करने दिया। ओके, मिनिमम 1 लाख इसके अंदर पड़ा रहता है, जिससे बैंक और मैं उससे इंप्रेस हूँ। आपका बैंक के अंदर अच्छी क्रेडिट है, तो मैं आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करना चाहता हूँ। तो मैं पूछूंगा दर्शन आप कितनी क्रेडिट मुझको दोगे, तो बोलेगे सर मैं आपको 1 लाख दूंगा। अभी ये क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, मेरे बैंक के अंदर 0 रुपीज है, मेरे बैंक के अंदर लग बाय चांस अभी 1 लाख है, पर अभी लॉकडाउन के अंदर 1 लाख नहीं हुए, 0 हो गए। एक्चुअली ऐसा ही हुआ, ओके, 0 हो गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मिनी लोन है, तो जो दर्शन ने मुझको 1 लाख की क्रेडिट कार्ड दिया है, तो मैं 1 लाख में से थोड़ा थोड़ा मनी बैंक के पास लोन लूंगा, और उसका पेमेंट वो दर्शन मुझको समझ, सर आप 1 मंथ तक 1 लाख विड्रॉ कर सकते हो, 0 इंटरेस्ट।
और 1 लाख रुपीस आपने 1 मंथ के बाद नहीं दिया तो जो 1 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा वो वापस उसके अंदर। तो मैं वो दर्शन कितने टाइम तक मैं इंटरेस्ट पे कर दूं? वो बोले कि सर 3 मंथ तक आपको क्रेडिट मिल जाए। 3rd मंथ तक आपने 1 लाख बैंक का यूज किया, 1 मंथ फ्री में, 3 मंथ इंटरेस्ट के साथ, उसका 12% इंटरेस्ट होता है। तो बोले कि सर मुझको वापस 4 मंथ के कितना वापस है? तो सर आपको 1 लाख का जो भी इंटरेस्ट है 40% मीन 1 लाख हो सकता है 25,000 आपको पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। ओके, आप बोलोगे हाँ सर मैं एग्री हूँ, मेरा इतना टाइम मेरे लिए 1 मंथ इनफ है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद। ओके, दर्शन ने मुझको क्रेडिट कार्ड दे दिया, अभी ध्यान रखना अभी मैं कैसे यूज करता हूँ। मैं गया मॉल के अंदर, लग बाई चांस हुआ क्या, मैं मेरा वॉलेट भूल गया, मेरा एटीएम कार्ड भूल गया और मेरे पास ओनली फॉर क्रेडिट कार्ड है, इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड है। अभी हो गया क्या, क्रेडिट कार्ड मेरे है जैसे मैं मेरे पास बैंक के अंदर बैलेंस नहीं है, मैं जीरो हो गया हूँ, मैंने जैसे कार्ड स्वैप करता हूँ तो कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड होता है। देखना अच्छी तरह समझना ये प्रोसेस कैसे होती है। जिसे आपको मैं कार्ड स्वैप करता हूँ, कार्ड स्वैप करूंगा तो एक रिक्वेस्ट बैंक के पास जाती है और एक रिक्वेस्ट एक्वायर बैंक के पास जाती है। जिसने बैंक ने मुझको क्रेडिट कार्ड दिया, जिसे दर्शन ने दिया, वो इश्यू बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इश्यू। वो गारंटी देती है ये कस्टमर जेन्यून है, दर्शन ने मेरे पर ट्रस्ट रखा है, मेरा स्टेटमेंट देखा भाई हार्दिक सर वो जेन्यून है, वो एनी हाउ 1 मंथ के अंदर पेमेंट कर देंगे। मैंने मेरे जितनी भी टर्म एंड कंडीशन दी। इश्यू बैंक कौन सी होगी? एसबीआई। ओके, और कस्टमर मैं हूं, मैं जो कार्ड स्वैप करता हूं तो उसको बोला जाता है मर्चेंट, मर्चेंट अकाउंटिंग। ओके, याद रखना। अभी एक्वायर बैंक बीच में आती है। एक तो बैलेंस मेरे पास जीरो नहीं है, बैंक मेरे पे ट्रस्ट रख रही है, फिर भी बैंक मुझको ऑफर पैसे दे रही है और नॉर्मल पैसे नहीं है, 1 लाख रुपीस है। तो कैसे वो दे सकती है? मेरे पे ट्रस्ट क्या है? बीच में से एक एक्वायर बैंक होती है। एक्वायर बैंक ऐसी है वो चेक करती है, फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर चेक करेगा ओके ये मर्चेंट है जो कभी मनी विड्रॉ करने वाला है 1 लाख, ओके वो जेन्यून है, वापस वो चेक करेगा। जब मुझको क्रेडिट कार्ड मिला था, दर्शन ने दिया था, उसका 6 मंथ हो गया, 6 मंथ के बाद चेक करेगा, एक्वायर बैंक को लगेगा ये पर्सन 6 मंथ से डाउटफुल लग रहा है, टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करे तो मुझको 1 लाख विड्रॉ नहीं करने देगा। ऑन द स्पॉट एक्वायर बैंक चेक करेगी और वापस बोलेगे सर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसकी क्रेडिट कम हो चुकी है 1 लाख से, मैं आपको अभी 20,000 ही देने के लिए रेडी हूँ। तो मुझको लगेगा अभी चलो कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ है ही नहीं, 20 तो 20 विड्रॉ कर लो। तो एक्वायर बैंक, इश्यू बैंक, मर्चेंट और कस्टमर वो अलग है। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ, मेरा खुद का, मैं कस्टमर हूं, मैं मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं मर्चेंट बन गया, कस्टमर हो गया। जो बैंक मुझको क्रेडिट कार्ड देता है उसको बोला जाता है इश्यू बैंक, और एक्वायर बैंक वो मर्चेंट अकाउंट और इश्यू बैंक के बीच में होता है, उसको बोलते हैं एक्वायर बैंक। एक्वायर का नाम इज व्हाट, वो प्रोसेस ऑथोराइजेशन पर्सन, वो पैसे मेरे पास ही होना है। हैकिंग जो होती है ना, हैकिंग के अंदर मोस्टली हैकिंग किसी में होता है, क्रेडिट कार्ड के अंदर होती है। अभी तक मेरे पास जितनी भी एटीएम के अंदर लेस कम आता है, क्रेडिट कार्ड के अंदर ज्यादा होता है। क्यों? उसका रीजन है क्रेडिट कार्ड के अंदर जीरो बैलेंस होते हुए भी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो हैकर मोस्टली अटैक करता है ना तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर करता है। ओके, तो ये सब यहाँ पे यूज है। अभी आप बोलोगे सर ये सबको कैसे यूज किया, तो यहाँ पे देखो ये प्रोसीजर है। कस्टमर को चेकआउट करना पड़ेगा ई कॉमर्स के बिलों के लिए, राइट है। पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे मींस वो चेक करेगा कार्ड स्वैप किया है, वो राइट ही पर्सन है ना कार्ड स्वैप करने वाला, तो आपके पास पासवर्ड पूछेगा, वेरिफिकेशन पूछेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद इश्यू बैंक जिसने आपको क्रेडिट करा है वो बोलेगा यस ये मेरे कस्टमर है, मैंने ऊपर जो ट्रस्ट रखा है वही पर्सन है, पासवर्ड भी मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस उसको डाउटफुल लगेगा ओके तो वो रिजेक्शन कर दे, पासवर्ड रॉन्ग करके आपको फाइनली पेमेंट गेटवे मींस दोनों साइड से हैंड चेकिंग है। ओके, वही बैंक के ऑप्शन हो, जैसे दर्शन ने मुझको क्रेडिट कर दिया ओके तो हम दोनों का ओके आपको समझ में आ गया वो यही पर्सन जेन्यून है, वो समझ क्लैरिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमको यूज करना है प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या करता है, वो चेक करेगा इश्यू, एक्वायरमेंट और कस्टमर तीनों को ब्रिज की तरह कनेक्शन कर देता है और एक नया पासवर्ड सिक्योर सेट करता है, और एक्वायरमेंट उसको 1 लाख रुपीस अकाउंट के मन ओके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, मीन्स वो विड्रॉ करने के लिए यूज करे, और उसका
पीरियड टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ किसका काम है? एक्वायर बैंक का। और एक नया पासवर्ड सेट होता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। ये यहाँ पे आप मनी जो आप ट्रांसफर करते हो वो ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन के अंदर पूरा सेट किया जाता है। जिसे आप देखो पेटीएम करोगे या गूगल मैप, गूगल पेमेंट करोगे तो आपका लोकेशन भी वहां पे एक्टिवेट हो जाता है, जीपीएस एक्टिवेट होता है। आप ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो ये प्रोसीजर आपको समझ में आए। तो इसके अंदर क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ओके, आपको केस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चुरा गया, गिर गया तो प्रॉब्लम, बैंक के स्टेटमेंट ऑनलाइन निकल जाते हैं। कस्टमर फ्री माइंड में भी यूज कर सकता है, कभी भी पूरे 1 मंथ में कभी भी पेमेंट कर सकता है। यहाँ पे लिमिट है, लिमिट मीन्स व्हाट? ओके, आप अपने पास सिक्योर है, मीन्स आप सिक्योर मीन्स व्हाट? बिजनेस में हो तो टाइम टू टाइम पेमेंट कर सकते हो। ओके, कस्टमर को एक ट्रस्टेबल हो जाए, जैसे आप मर्चेंट हो, बिजनेस में हो। ओके, क्रेडिट का लॉस हो जाएगा। ओके, तो ऑन द स्पॉट आप क्या कर सकते हो, उसका कंप्लेन नोट नहीं करवा दे तो आपका क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, उसमें मैक्सिमम देखना क्रेडिट कार्ड के अंदर ज्यादा डिस्काउंट होता है, उसके अंदर टाइप होता है। ओके, जैसे ऑनलाइन टिकट बुक करवाओ तो बोले क्या, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड? डेबिट कार्ड में जाओगे तो लेस होगा, क्रेडिट कार्ड में ज्यादा डिस्काउंट होता है। क्यों? तो ये बैंक वाले और उसके साथ टाइप, क्योंकि बैंक क्रेडिट कार्ड के अंदर उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं। डेबिट कार्ड एक सर्विस है। अभी डेबिट कार्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ से डेबिट कार्ड की बात करो। डेबिट कार्ड के अंदर भी सेम है, पर डेबिट कार्ड के अंदर भी मास्टर कार्ड लिखा होता है, वीजा कार्ड भी, मैंने आपको पहले बोला, और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है डेबिट कार्ड। और इसको बोला जाता है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड वो आपका डेबिट कार्ड है, उसके अंदर भी सेम ऑप्शन है यहाँ पे। और क्रेडिट कार्ड में जीरो बैलेंस था तो भी मैं 1 लाख विंड्रो कर सकता हूँ। डेबिट कार्ड के अंदर ऐसा नहीं है। डेबिट कार्ड में जितने भी पैसे हो गए, जैसे 10 रुपीज है तो 10 रुपीज ही विड्रॉ कर सकते हो या यूज कर सकते हो। ये एक फैसिलिटी है बैंक की। ओके, जिसे बैंक में आप जाओगे तो बैंकिंग अवर्स के अंदर मनी विड्रॉ नहीं करना हो तो आप एटीएम से विड्रॉ भी कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो। तो एक मीडिएटर है। ओके, तो अब माइंड में से दोनों सेट कर लेना, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। स्मार्ट कार्ड, आपने देखा होगा लाइसेंस है ना आपका, लाइसेंस। तो यहाँ पे देखो ये चिप अवेलेबल है, चिप दिख रही है आपको? तो ये आपका स्मार्ट कार्ड है, उसके अंदर माइक्रो चिप होता है। याद रखना, ये सब एग्जांपल जो दे रहा हूं, माइक्रो चिप होता है, उसके अंदर डेटा होता है, जैसे आपका सिम कार्ड है। ओके, इसके अंदर आपको सब डेटा स्टोर होता है। जैसे लाइसेंस है, ये सब के अंदर। ओके, अभी आप जितने भी एटीएम कार्ड देखोगे इसके अंदर चिप आने लगी है। तो एक ब्लैक करके वो भी चिप है, वाईफाई भी सिग्नल है, ये भी है। तो उसको बोला जाता है स्मार्ट कार्ड। लुक वाइज सब सेम टू सेम ही है, एटीएम कार्ड जैसे ही दिखेगा। पर ये स्मार्ट कार्ड है, वो ड्राइविंग लाइसेंस है। जैसे कोई पुलिस वाला है, आपको कोई पुलिस आपके पास पहले वो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है। आप लोग सर क्यों ऐसा, ड्राइविंग लाइसेंस लेके वो क्या करेगा? जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को स्वैप करेगा, उसके अंदर जो चिप है, चिप के अंदर डालेगा तो उसके अंदर भी डिटेल सब स्टोरी होती है। हो सकता है आपने वो अपना लाइसेंस के अंदर स्क्रैचेस करके आपकी डिटेल निकाल दी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर आपका पूरा डिटेल होता है। जैसे आपके मोबाइल का सिम कार्ड है, वो भी एक स्मार्ट कार्ड का एक एग्जाम्पल है, उसकी साइज लेस है। और जो स्मार्ट कार्ड है उसकी साइज बड़ी होती है। बस इसका यही है। चार्ज कार्ड, चार्ज कार्ड का मीनिंग मालूम है आपने? मैंने आपको बोला था ऊपर है ना स्क्रैच करना पड़ता है। जैसे आपको मालूम है आज से 5 इयर्स पहले मोबाइल के अंदर है ना, हम जो रिचार्ज करवाते थे ना, वो स्क्रैचेस करके करवाते थे। एक 10 रुपीज का कूपन आता है, उसको सिल्वर कलर का रिबिन होता है, उसको स्क्रैच करो, 1 रुपीज कॉइन से उसे जो नंबर डालना है वो डाल देते हो तो आपका रिचार्ज हो जाता है। ये इमरजेंसी में मैं लास्ट 1 मंथ पहले भी यूज किया हुआ था। ठीक है, ये अभी भी मिलता है पर सब जगह पे नहीं। ये कूपन एक अच्छा होता है, जैसे लोग कोई रिमोट लोकेशन एरिया में चले जाते हो, जैसे आप ट्रैकिंग में गए जम्मू कश्मीर में, राइट है, और वहां पे भी आपके पास वोडाफोन का कोई स्टोरी नहीं है, तो रिचार्ज आप कैसे कर पाओगे? हाँ, अभी तक ये सब एप्लीकेशन है, पर मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट सेल फोन हो तो मेरे लिए चार्ज कर, अभी फॉरेन के अंदर ये अभी भी यूज होता है। हमारे यहाँ पे लकी ड्रॉ में यूज किया जाता है स्क्रैचेस वाला कूपन, उसको बोलते हैं चार्ज कार्ड। ओके, अभी हम गूगल पेटीएम में पेमेंट करते हैं, मालूम है? टोकन कूपन आता है, उसके ऊपर स्क्रैच करते हो तो मनी विड्रॉ होता है, उसके ऊपर है। इसके बाद है नेट बैंकिंग, तो उसके बारे में तो आपको मालूम है, अभी आप यूज करते ही रहते हो, अब सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो। ओके, इसके अंदर EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे आप डायरेक्टली पेटीएम टू पेटीएम
या गूगल पे टू गूगल पे आप ट्रांसफर करते हो, वो किसका एग्जाम्पल है? EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसमें चेक या कुछ नहीं आता, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस टू इलेक्ट्रिक डिवाइस में हम मनी ट्रांसफर करते हैं, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे एटीएम टू एटीएम, उसको केस में ट्रांसफर नहीं करते, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस टू दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस में फंड ट्रांसफर करते हैं। और आपको मालूम है अभी तो हम करेंसी भी ट्रांसफर, जैसे मेरे एक फ्रेंड है वो कुवैत है, कुवैत से डायरेक्टली मेरे एटीएम कार्ड में मिस बैंक के अंदर मनी डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर किया मैंने। उसके बाद है ई वॉलेट, ये भी एक समझना जैसा है। ई वॉलेट सबसे पहले कंसेप्ट हमने किसने डाला था? IRCTC। तो आपको मालूम है IRCTC क्या है? कितनी जगह पे IRCTC आया है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आया, 5th के अंदर आगे वाले में भी एक एप्लीकेशन है, वापस यहाँ पे IRCTC के अंदर वी वॉलेट में उसका एग्जांपल दिया। मैं डेली मुंबई अप डाउन करता हूँ, डेली लाइन की क्यू में खड़ा रहना है, और डेली चेंजेस के प्रॉब्लम, टिकट का प्रॉब्लम, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो मैं एक IRCTC का ई वॉलेट ले लिया, उसके अंदर क्या होता है, सब मैंने 1000 एडवांस पेमेंट कर दिया, और उसके बाद मैं यूज किया करता हूँ। जो भी मनी वीडियो है चेंजेस होता है तो भी उसके अंदर पड़ा रहता है, वो एडवांस में क्रेडिट है, मैं उसका कभी भी यूज कर सकता हूँ, पर मैं मनी नहीं। आप लोग सर इसका क्या बेनिफिट है ई वॉलेट के अंदर, समझाता हूँ। अभी देखो, मैं रोज टिकट के अंदर क्यू में खड़ा रहता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। सेकंड, चेंज का प्रॉब्लम। थर्ड, ओके, हो सकता है टिकट विंडो में ट्रैफिक हो, कर्फ्यू हो, कुछ भी एक्सवाइज रीजन है उसके अंदर, तो हमारे ई वॉलेट का यूज अभी BRTs में भी हो रहा है। ICICI बैंक ने एक कार्ड दिया है, ओके, एक साथ आप, ओके, टिकट परचेस कर लो पूरे साल, 1 मंथ की, बाद में जब भी यूज करना हो तब यूज कर सकते हो। जैसे वो पास सिस्टम है, पास वाला काम, कूपन, ओके, ई वॉलेट है। इसके बाद रुपए, रुपए का भी एक अच्छे से यूज है। रुपए जैसे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड है ना, वो इंटरनेशनल कंपनी है, और जो सबके लिए अफोर्ड नहीं हो सकते, बिजनेसमैन हो या जो एम्प्लॉय हो जिसकी पर मंथ या 10,000 समथिंग सैलरी, जो पर्सन नॉर्मल है, ओके, जो रोज का रोज ओके अर्न करके उसका रोज का रोजी चलाते हैं, रोटी रोजी चलाते हैं, वो क्या करेगी? तो उसके पास ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ओके, वो सब बैंक के अंदर भी बेचारे नहीं जाते हैं, तो उसके पास भी गवर्नमेंट ने सब क्रेडिट मिले उसको, इसलिए जनधन योजना जैसी है ना, तो उसका नाम है, इसमें से MCQ मोस्टली पूछे जाता है, ओके। जैसे ये रुपए, रुपए उसके दो वर्ड में कट किया है, रू पेमेंट, रुपीस में पेमेंट करना है, और ये स्पेशली इंडियन है। उसका किसने यूज किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ये कंपनी ने, ओके, देखो यहाँ पे वीजा और मास्टर नहीं लिखा, यहाँ पे रुपए लिखा है, और ये कार्ड का एक लिमिट है, ये आउट ऑफ कंट्री में नहीं चल सकता, ओनली फॉर इंडिया के अंदर, मीन्स डोमेस्टिक कार्ड है ये, उसके अंदर एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलती है, ओके। यहाँ पे जैसे हम वराछा कोऑपरेटिव बैंक में जाएंगे, तो वो है ना, वो रुपये वाला कार्ड यूज करते हैं। SBI के अंदर जाओगे तो सिटीजन के लिए रुपये वाला कार्ड है, उसके अंदर चार्जेस कम होता है। आपको मालूम है, आप ATM कार्ड या क्रेडिट का डेबिट कर लेते हो ना, उसका ईयरली चार्ज होता है मिनिमम 150, आप यूज करो या ना करो, आप कार्ड मनी विड्रॉ करो या नहीं करो, आपने कार्ड दिया, ओके, तो आपको उसके चार्जेस पे करना है। बैंक वाले भी स्मार्ट होता है, जब अकाउंट ओपन करते हो तो 1 मंथ तक, 1 ईयर तक आपको ATM कार्ड में फ्री में यूज करने देते हैं, SMS के भी पैसे नहीं देते। नेक्स्ट ईयर से, ओके, एवरी ईयर्स का ATM का 150, SMS का 1 मंथ का 50 रुपीज, वो एक्स्ट्रा कट करते हैं आपके बैंक के अकाउंट से। पर आपके पास रुपए का कार्ड हो, गवर्नमेंट के कार्ड हो, उसके अंदर नॉर्मल चार्ज हो जाए, पूरे साल का 10 रुपीज लेते हैं, SMS का भी पूरे ईयर्स का, ओके, 25 रुपीज लेते हैं। वो उसके जैसे ही है, पर दोनों में एक डिफरेंट क्या है, लुक वाइज सबके। तो ये मास्टर कार्ड वीजा कार्ड के अपोज में हुआ, पूरे वर्ल्ड में या ग्लोबल में यूज नहीं किया जाता है, पर इंडिया के अंदर है, जितने भी लोअर पीपल है इसके लिए ये स्पेशली कार्ड बनाया है। जैसे आप जनधन योजना का अकाउंट ओपन करवाते हो जिसमें 0 रुपीज बैलेंस है, ओके, फिर भी आपका अकाउंट होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट की जो भी आपको मनी है या कोई एक्स्ट्रा जो आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है, क्रेडिट आ रही है, वो जनधन योजना के अंदर ही आ रहा है, ओके, जिससे ट्रांसपेरेंसी होती है, मनी आपके अकाउंट में आ रहा है उसका ट्रांसफर, इसके लिए रुपये नाम का कार्ड स्पेशली इसके लिए बनाया है, मिडिल क्लास फैमिली और उससे बिलो के लिए। जो बड़े बड़े VIP है उसको पूरे ईयर्स क्या, ओके, इतने सारे मनी विड्रॉ हो जाता है तो उसको चार्जेस पेमेंट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉरेनर जो है ना, उसके लिए कोई काम का नहीं है।
मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं, मैं कॉलेज के अंदर था, हम कॉलेज के अंदर फी होती है ना, वो डीडी के अंदर निकालनी पड़ती है। डीडी के अंदर क्या होता है, मैं एक्सिस बैंक के अंदर गया, मैंने बोला मैं 35,000 का डीडी निकालना है, उसने बोला सर इसका 1,000 चार्ज होगा, एक्सिस के अंदर समझना 1,000 चार्जेस। ओके, तो मैंने बोला इतना सारा तो और भी प्रॉब्लम। वापस मैंने यहाँ पे फादर को बोला एक्सिस के अंदर नहीं, आप कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जाओ। तो बोले कोऑपरेटिव कौन सी है, वराछा कोऑपरेटिव या कोई सहकारी मंडली हो, ओके, उसमें भी वो डीडी निकालते हैं। उसके अंदर कितना चार्ज मालूम है, ओके 500 हो गए, ओनली फॉर 120 रुपीज, इतना चार्जेस प्लस और डाउन है। दोनों बैंक है, दोनों डीडी निकालते हैं, दोनों का जिसे वो भी करे एटीएम मशीन मिस, ये भी एटीएम में चलता है, वो भी वीजा कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी एटीएम में चलता है, पर सबकी डिफरेंट है लिमिटेशन। इसके अंदर लिमिटेशन क्या हो जाते हैं, ओनली फॉर इंडिया के तक ही यूज कर सकते हो, ओके, वो आउट ऑफ कंट्री भी यूज कर सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी, इसमें आपको एक्स्ट्रा स्कीम मिलती है, इसके अंदर नहीं। जैसे भीम एप्लीकेशन है, मालूम है भीम एप्लीकेशन के बारे में सुना है, जो स्पेशली इंडिया के लिए बनाए, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। जैसे गूगल पे वो ऑफलाइन नहीं चलता, रुपए वो ऑफलाइन नहीं चलता, पर भीम एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भी चलती है ऑफलाइन। आप लोग सर कैसे है, जैसे फार्मर है गांव में, कहाँ इंटरनेट का अभी फैसिलिटी है, पूरे गांव में बैंक है, एटीएम है, उसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल। फार्मर के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, फिर भी वो नेट बैंकिंग का यूज कैसे कर सकते हैं भीम एप्लीकेशन की। आप लोग सर कैसे हो सकता है, व्हाट्सएप में करते हो ना आप, व्हाट्सएप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एप्लीकेशन है। मैं ऑनलाइन हूँ तब सब मैसेज आ जाता है, मैं ऑफलाइन भी वो मैसेज को रीड कर सकता हूँ, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है। जैसे वापस ऑनलाइन जाओगे ऑटोमेटिकली आप सबको एसएमएस भी भेज सकते हैं, जिससे आपका पेमेंट का काम रुकेगा नहीं। ऐसे भीम एप्लीकेशन है, वो इंडियन एप्लीकेशन है, ओके, वो ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन भी चलता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें जो आपको मैंने आपको बोला, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस है, ओके, और इसमें मर्चेंट के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। तो आई होप सो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके एमसीक्यू एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो एक बार आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिएगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 भी स्टार्ट करेंगे, इसमें एक बार यूज है ही, थोड़ा आपको रीड करना पड़ेगा, ओके, तब आपको समझ में आएगा। ओनली फॉर ओके 24 एमसीक्यू है, मैं आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूँ। आप ये चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू खुद सॉल्व कर लेना, इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके।